अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इफ्तिखार अब्बासी वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और बॉन्ड ऑर्डर्स हमारे पास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर्स को हम किस तरीके से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था हुंस, हक्कल एंड मिलिकन साइंटिस्ट ने, और इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। जैसे फॉर्मेशन हम कहें एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो हमेशा वो हमें फॉर्मेशन देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो पहले देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो ये एक एटम हमारे पास कहलाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एस ऑर्बिटल में, तो ये आपके पास होगा स्फेरिकल इन नेचर। अब एस ऑर्बिटल में जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास अट्रैक्टेड होता है बाय ओनली वन न्यूक्लियस, तो इसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी हम कहें एन ऑर्बिटल in which electron is influenced by only one nucleus। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस की हमारे पास अट्रैक्शन हो, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये आपके पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का। अब अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास क्या होते हैं, ये नेचर में फ्री हैं, जैसे यहाँ पे कंबाइंड नहीं है, तो ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और जो सब्सटेंस हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, याद रखो वो हमारे पास क्या होते हैं, हाई इन एनर्जी होते हैं हमारे पास, एंड ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो ये हमें H2 मॉलिक्यूल हमें देते हैं, लेकिन जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ मौजूद होते हैं, सेंटर पे मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास सेंटर में मौजूद होते हैं और ये अट्रैक्टेड होते हैं बाय दीज टू न्यूक्लियस। तो हम कहें एक ऐसे ऑर्बिटल जिसमें आपके पास दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो या उससे ज्यादा की अट्रैक्शन हो, तो वो आपके पास कहलाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहें an orbital in which electron is influenced by more than one nucleus। तो इनको कहा जाता है पॉलीसेंट्रिक, यानी जिसमें दो या उससे ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो। जैसे हमने कहा ये वन न्यूक्लियस है तो इसको हम मोनोसेंट्रिक या हम यूनिसेंट्रिक हम कहते हैं, यानी जिसमें एक ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो। अब ये आपके पास क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। और अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। जो सब्सटेंस हमारे पास स्टेबल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास लो इन एनर्जी होंगे। एंड अगर हम रिएक्टिविटी के हिसाब से बात करेंगे तो ये हाईली अनस्टेबल है हमारे पास, ठीक है, और ये आपके पास स्टेबल है। रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनके रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे पास वेरी स्लो होते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू H आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो हम कहेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपके पास क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव हमारे पास होते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जब दो एटम लीनियरली आपस में कंबाइन होंगे तो हमें दो सेट ऑफ जो है ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि दो एटम जब भी आपस में कंबाइन होंगे तो याद रखो वो हमेशा एक ही लाइन में एक ही प्लेन पे ज्वाइन करेंगे, तो वो हमारे पास कहलाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इट प्रोड्यूसेस टू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम यहाँ कहें टू सेट ऑफ ऑर्बिटल, तो एक हमारे पास कहलाते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम LCAO जिसको हम कहें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें एक हमारे पास कहलाते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जैसे हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हम प्रॉपर्टीज देखें एज कंपेयर टू एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपके पास क्या होते हैं, वेरी स्टेबल, लो इन एनर्जी। एक चीज जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मौजूद होती है, हमारे पास सेंटर में मौजूद होती है। तो हम कहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिच एट देयर सेंटर। और इसमें आपके पास नोडल प्लेन नहीं होता सेंटर में, यानी हम कहें एक ऐसा प्लेन जिसपे आपके पास इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या हो, जीरो, यानी जिसपे हमें इलेक्ट्रॉन ना मिले, तो इसमें कोई भी हमारे पास नोडल प्लेन नहीं होता। इट हैज नो एनी नोडल प्लेन। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो प्रॉपर्टीज है वो आपके पास अपोज होती है किससे, अच्छा ये इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनके कंपैरिजन में एनर्जी लो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवॉट एट प्रेजेंट एट देयर सेंटर। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम कहें एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हम देखेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनाएंगे जब वो लीनियरली कंबाइन होंगे। अब जैसे आपके पास ये दो एटम है, तो ये दो एटम जब ऐसे कंबाइन होंगे तो ये लीनियरली होंगे, यानी दे मस्ट बी लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर इस तरीके से कंबाइन होंगे तो भी आपके पास क्या होंगे, ये लीनियरली होंगे। इस तरीके से कंबाइन होंगे तो भी क्या होंगे, लीनियरली होंगे। तो ये कहलाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल इटसेल्फ आपके पास अनस्टेबल है, लेकिन ये उससे भी अनस्टेबल होगा और क्या होगा, हाई इन एनर्जी होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या होगी, और भी हमारे पास क्या होगी, हाई होगी। एंड जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में मिनिमम सॉरी मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां पाए जाते हैं, सेंटर में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सेंटर में होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी, कम से कम होगी। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम एट देयर सेंटर। एंड इसमें हमारे पास नोडल प्लेन मौजूद होता है, इट हैज नोडल प्लेन। अब जैसे ये एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में मौजूद होती है, तो अगर इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो वो इस तरीके से बनेंगे,
इसको सिग्मा से शो करेंगे तो इसको सिग्मा स्टार से शो करेंगे। ये आपके पास बीच में जो है ये कहलाती है नोडल प्लेन। अब हमारे पास इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, हमारे पास नोडल प्लेन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जिस पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मौजूद होंगे। तो इसमें हमारे पास नोडल प्लेन मौजूद होगा, जबकि इसमें हमारे पास कोई भी नोडल प्लेन मौजूद नहीं होगा। तो जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अगर हम देखें तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर हाई इन एनर्जी, जबकि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास लो इन एनर्जी। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हमारे पास हेल्प होते हैं इन कैलकुलेटिंग दी बॉन्ड ऑर्डर। तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है क्या और बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन किसी भी दो एटम के बीच में हम ये देखेंगे कि उनके बीच में हमारे पास बॉन्ड कितने हैं, क्या उनके बीच में बॉन्ड बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो वो हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट ने फिर फार्मूला दिया। हम ये सिमिलर एटम्स में भी देख सकते हैं और डिफरेंट एटम में भी देख सकते हैं, यानी हम होमो एटम में भी देख सकते हैं और हीटेरो एटम में भी हम देख सकते हैं। सो बॉन्ड इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग दी बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है। अब बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये आपके पास क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हाफ ऑफ द डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिनमें देखा जाएगा कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, और हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले एक सिंपल एग्जांपल पे आ जाते हैं H2 की फॉर्मेशन पे। H2, अब यहां पे हम इनका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका आपके पास ये 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। अब क्या बनाएंगे, ये पहले बनाएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और फिर बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम लेटर दे देंगे सिग्मा, ये कहलाएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम सिंबल दे देंगे सिग्मा स्टार का, ये कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो यहां साइंटिस्ट ने एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी कंडीशन दी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंडीशन होंगे, कंबाइन होंगे, तो वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी भी बता देता हूं कि इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि अगर दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे। तो इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, वेरी क्लोज होनी चाहिए। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का। अब यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो पहले किस में आएंगे, हमेशा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब मजीद इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो एंटी बॉन्डिंग में जा सके। रिजल्ट क्या होगा, जो आपके पास हाइड्रोजन है, इट हैज नो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब जब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम पहले लिखेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, जैसे यहां पे देखा जाए तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 2, जबकि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 0।
याद रखो हाइड्रोजन एक ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, 0, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास हमेशा पहले किस में आएगा, बॉन्डिंग में। देन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो ही वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की तादाद 0। देन 2 - 0 2/2 क्या आया, 1। एंड आप लोग देखो दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है आपके पास, एग्जैक्टली 1। अब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन जैसे किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, क्योंकि दो एटम कभी भी आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है आपके पास क्या, 1। अब याद रखो जिनके बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट होते हैं, एग्जैक्ट नंबर में, जैसे 1 2 3, वो मोर स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दोस हु हैव बॉन्ड ऑर्डर इन फ्रैक्शंस। जैसे हम कहें पॉइंट्स में 0.5 1.5, तो उनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होंगे ये मॉलिक्यूल जिनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हमें किन चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है, एक ये आपको जो है एक्सप्लेन करेगा बॉन्ड लेंथ के हवाले से, हमें बॉन्ड लेंथ बताएगा। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी हमें बताएगा, जैसे एग्जैक्ट अगर वैल्यूज हैं तो आपके पास क्या है, वो कंपाउंड स्टेबल होंगे। बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच में डिस्टेंस भी बताएगा, जैसे किसी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ज्यादा शेयर्ड होते हैं तो डिस्टेंस कम होता है, किसी के बीच में इलेक्ट्रॉन कम शेयर्ड है तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। एंड तीसरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर हमें हेल्पफुल होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने में। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां हम लिख लेते हैं, लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी हम रखते हैं अभी। एक हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक। जब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कहें व्हिच attracted toward the magnetic field। इनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे तो ये उस मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये हमारे पास कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। जैसे आप देखो आपके पास आयरन है, अगर उसको मैग्नेट के साथ क्लोज ले आते हैं तो उसके साथ अट्रैक्शन काज करता है, तो ऐसे सब्सटेंस हमारे पास कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। ये काज कब होगा, ड्यू टू नंबर ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास वो क्या है, पेयर्ड है, इनकी अपोज स्पिनिंग होती है तो हम कहेंगे दे आर स्पिन पेयर्ड। जब अगर सपोज यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन काज करता, तो हम कहते हैं कि जो H2 मॉलिक्यूल होता वो क्या होता, पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है कि ये डायमैग्नेटिक है, यानी ये कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन काज नहीं करेंगे। जैसे वुड है, वुड और मैग्नेट को क्लोज ले आओगे कोई भी अट्रैक्शन काज नहीं होगी। स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील मैग्नेट को क्लोज ले आओगे कोई भी अट्रैक्शन काज नहीं होगी, तो वो सब्सटेंस कहलाएंगे डायमैग्नेटिक। यानी हम कहें which do not attracted toward the magnetic field। और जो आपके पास डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है ये कब काज होगा, ये काज होगा ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट काजेस ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहां पे आपके पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे कि जो H2 मॉलिक्यूल है इट इज डायमैग्नेटिक।
तो ये नेचर में हमारे पास क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, यानी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन काज नहीं करेगा। और ये स्टेबल है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या है, 1। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं हीलियम में कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वेदर वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें जो है हेल्पफुल होती है इन कैलकुलेटिंग दी पैरामैग्नेटिक या हम कहें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दी मॉलिक्यूल। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आते हीलियम पे कि जैसे H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो क्या इस तरीके से He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं He2, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस का भी एग्जांपल लेते हैं एंड H2 माइनस का भी हम एग्जांपल लेते हैं। पहले आते हैं हम He2 पे। ये आपके पास एनर्जी डायग्राम, यानी जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं He2 का। ये एक हीलियम एटम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद हैं 1s2 और 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे। ये दूसरा हीलियम एटम, इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनके आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन आएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जिसको हम सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहें, और फिर दूसरे हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपके पास चले जाएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। अब आप देखो यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो जाता है, पहले तो स्पिन जो है पेयर्ड अप थे तो क्या थे, लो एनर्जी थे स्लाइटली, लेकिन अब ये आपके पास सिंगल हो गए तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। रिजल्टिंग ये अब मूव करते हैं कहां, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब देखो इसके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी, 2। एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी, 2। अब जब इनका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या था, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां देखो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 - 2 0/2, तो आंसर आ जाएगा 0। और जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा इट मींस उन 2 एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। यही वजह है कि हीलियम जो है वो हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि 2 हीलियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या है, 0 है। तो याद रखो नोबेल गैस के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास उन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। हम स्पेशली जो लास्ट आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे इनके, जैसे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहां पे देखा जाएगा क्या यहां पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड है। जैसे यहां पे सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। तो हम लिखेंगे कि जो He2 आपके पास है यानी हीलियम जो है इज डायमैग्नेटिक, और ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ हमने यहां पे लिखा है। और ये आपके पास क्या है कि इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि आपके पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 0 मींस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन 2 हीलियम। तो इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा और बाकी हीलियम यहां जितने भी नोबेल गैस हो गए तो वो सारे के सारे नेचर में हमारे पास क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। अब हम आते हैं H2 के एग्जांपल पे। यहां पे आप देखो हमने इसमें प्लस साइन दे दिए और प्लस साइन का मतलब है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से लास्ट हुआ है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट हुआ है तो ये आपके पास एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट हो गया सपोज किसी भी एक हाइड्रोजन एटम का, तो बाकी यहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में आएगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और इनके एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। रिजल्टिंग ये आपके पास H2+। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, एंटी बॉन्डिंग में 0/2, तो 1/2 बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0.5।
अब बॉन्ड ऑर्डर जब 0.5 आ जाएगा तो देखो जो H2 मॉलिक्यूल था उसका बॉन्ड ऑर्डर था 1 और एग्जैक्ट नंबर्स के जो बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं वो मोर स्टेबल है। इट मीन जो H2 प्लस है वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू H2 के। लेकिन यहां पे अब देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये हमारे पास नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चलो अब हम आते हैं H2 माइनस में। कि H2 माइनस आपके पास क्या होगा, इसका हमारे पास वेदर डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या बॉन्ड ऑर्डर इसका हमारे पास क्या होगा। अब जब हम H2 माइनस लिख रहे हैं इट मींस इट हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तभी इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज है। तो ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम 1s1 और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब क्या है वन ऑफ द हाइड्रोजन है वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां पे लिखो या यहां पे लिखो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में। अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो कहां जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो जो H2 माइनस है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है एंटी बॉन्डिंग में। जब हम बॉन्ड ऑर्डर इसका देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। 2 minus 1 is equal to 1 divided by 2. Again bond order will be 0.5. तो याद रखो H2 plus and H2 minus are less stable than H2। लेकिन अगेन इसके पास क्या है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है नेचर में हमारे पास क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम आते हैं और एग्जांपल्स पे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, या ये कंडीशन हम लिथियम में भी लिख सकते हैं, बेरिलियम में भी लिख सकते हैं, बोरान में भी देख सकते हैं, कार्बन में भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन एंड हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस भी। तो जो हमारे पास एग्जांपल है तो याद रखो बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके लिए थोड़ी सी जो एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं वो आपके पास अलग है, जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके लिए जो आपके पास एनर्जी डिफरेंसेस होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। जैसे स्पेशली हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो जैसे आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अब नाइट्रोजन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल अगर हम देखें तो यहां p ऑर्बिटल में आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। तो ये p ऑर्बिटल कंप्लीटली आपके पास क्या है हाफ फिल्ड है। px में भी एक इलेक्ट्रॉन, y में भी एक इलेक्ट्रॉन और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं n2 मॉलिक्यूल आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास क्या है। तो यहां पे आप देखो तीन ऑर्बिटल्स हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहां जब हम लिखेंगे तो जो 1s की एनर्जी है वो 2s से कम है, 2s की एनर्जी जो होगी वो आपके पास 2p3 से कम होगी। तो हम बॉन्ड ऑर्डर चाहे तो सारे ऑर्बिटल्स का निकालें या सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल का निकालें, बॉन्ड ऑर्डर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। अब जैसे 1s ऑर्बिटल हम लिखें, ये 1s2 एक नाइट्रोजन का और ये 1s2 दूसरे नाइट्रोजन का, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये इसमें सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जब देखो यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इनमें दो इलेक्ट्रॉन आपके पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में आएंगे और दो एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो बॉन्डिंग में आ गए, दो एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरीके से ये आपके पास 2s2 एक नाइट्रोजन का एंड 2s2 दूसरे नाइट्रोजन का। अगेन ये इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग
और ये इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब जब इसमें p ऑर्बिटल लिखेंगे ना, हमारे पास जो चेंज है वो सिर्फ p ऑर्बिटल में, और वो देखते हैं SR3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख लेते हैं। अब आपके पास p में ये 3 ऑर्बिटल्स, ये 2p3 एक नाइट्रोजन का और ये 2p3 आपके पास दूसरे नाइट्रोजन का, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहां पे px, py, pz इन तीनों में अलग अलग एनर्जी है। जो pz एंड py एंड pz इनकी एनर्जी सेम है, जबकि जो px है इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस होती है, यानी वो आपके पास इनके बराबर नहीं होगी। लेकिन यहां आपके पास क्या है, जो आपके पास 2px और जो 2s ऑर्बिटल है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। रिजल्टिंग क्या होता है, ये बजाय s के और p के ये हमें क्या देते हैं, sp ऑर्बिटल्स दे देते हैं। अगेन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वेरी स्टार्टिंग में आप लोग अगर जहन में रखो तो क्या मैंने बताया कि जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उनमें एनर्जी डिफरेंस जो है इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस वेरी क्लोज है, लेकिन एक p ऑर्बिटल है और दूसरा s ऑर्बिटल है, तो रिजल्टिंग आप देखो 2s ऑर्बिटल में आपके पास दो जो है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से जो आपके पास 2px है वो भी आपके पास एक बॉन्डिंग में देगा। तो अगर हम देखें तो रिजल्टिंग इनके बीच में क्या हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। तो हमें 4 ऑर्बिटल्स मिलते हैं किसके, sp के, 2 बॉन्डिंग के, 2 एंटी बॉन्डिंग के। और जब इनमें क्या हो जाता है कि इतने क्लोज एनर्जी डिफरेंस के हिसाब पे क्या हो जाते हैं, इनमें मॉलिक्यूल सही से अरेंज नहीं हो पाते। रिजल्टिंग क्या होता है, जो sp ऑर्बिटल है बीइंग लो इन एनर्जी ये मोर स्टेबल होता है, और जो 2px ऑर्बिटल है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनस्पत इसके कंपैरिजन में क्या है, स्लाइटली थोड़ी सी कम होती है, तो थोड़ा सा हाई इन एनर्जी है। रिजल्टिंग हम यहां पे जो py और pz, जबकि px जो है इसकी एनर्जी स्लाइटली आपके पास क्या होगी, हायर होगी एज कंपेयर टू किसके, py और pz के। एंटी बॉन्डिंग में ये आपके पास py, pz और ये px। लेकिन ये कंडीशन आपके पास सिर्फ किन में मौजूद होगी, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यानी Be2, B2, C2 और N2 सिर्फ इसमें पॉसिबल होगी। जबकि ऑक्सीजन उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वैसे ही आपके पास वो पेयर्ड होने की वजह से उसकी एनर्जी वैसे ही चेंज हो जाती है। लेकिन यहां क्या होता है कि px और 2s की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, और लेकिन ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, इस वजह से ये हमें sp ऑर्बिटल देते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी सा हाई इन एनर्जी चला जाता है ताकि ये ऑर्बिटल आसानी से कंबाइन हो सके। अब यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। अब जब तक ये दोनों ऑर्बिटल पेयर्ड अप नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रॉन px में नहीं जाएगा। देन एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। अब ये आपके पास आ गए टोटल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑल ऑर्बिटल्स का, जितने भी ऑर्बिटल में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में हो गए, और ये आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए ये। तो टोटल आप अगर देखें तो यहां जो सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो 10 है आपके पास, 2 1s के, 2 आपके पास 2s के, और 6 आपके पास जो हैं 2p के। अब एंटी बॉन्डिंग में देखें, 2 एंटी बॉन्डिंग में 1s के, 2 एंटी बॉन्डिंग में 2s के, जबकि p ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, देन 6/2 you will get the answer 3। इट मींस 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पे देखें जो लास्ट ऑर्बिटल आपके पास है, जैसे 2px, 2py, 2pz, इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है। जब ये पेयर्ड अप है तो याद रखो जो आपके पास
लिक्विड नाइट्रोजन है इस डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है हमारे पास ये नेचर में डायमैग्नेटिक है, लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन है हमारे पास वो नेचर में पैरामैग्नेटिक है। यानी अगर लिक्विड ऑक्सीजन को अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन करवाएंगे तो उसके साथ अट्रैक्शन कास्ट करेगा। तो देखते हैं कैसे वो आपके पास जो है पैरामैग्नेटिक है। VBT जो आपके पास बोरान है B2 और आपके पास O2, इनका पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन करने में फेल गया था, जिसको एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इन तीनों ऑर्बिटल के लिए यहां पे p ऑर्बिटल की कंडीशन ये होगी, ठीक है। लेकिन अब जो आपके पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या आपके पास नियोन है, उनके लिए कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट ऑर्बिटल का अगर हम निकालें, खाली लास्ट ऑर्बिटल का, ये भी हम देख लेते हैं। अब देखो आपके पास जो 1s ऑर्बिटल था तो दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल हो गए, और जो नाइट्रोजन जो 2s ऑर्बिटल है उसमें भी दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी आपके पास बचा सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल, जिसमें हमने ड्रा किया कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में मौजूद थे, एंटी बॉन्डिंग में था ही नहीं। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल का निकालोगे तो भी सेम आएगा जो ऑल ऑर्बिटल्स का होता है। सिर्फ यहां पे हमें ये पता चला कि टोटल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यानी N2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो आपके पास कितने हैं, 10, एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अब जब लास्ट ऑर्बिटल में तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने था, 6, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 आपके पास आंसर क्या आ गया, 3। तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम आते हैं आगे O2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां जो इसका p ऑर्बिटल है इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड हैं। यानी जो px है आपके पास वो डबल है। ऑलरेडी px आपके पास पेयर्ड अप हो गया तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है, रिजल्टिंग यहां पे आपके पास px की एनर्जी कम होगी और py pz की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो ये px py और pz। अब सेम इसी तरीके से ये देखो 1s और 2s तो सेम रहेंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन अब यहां पे आपके पास देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और p में कैपेसिटी टोटल जो होती है वो 6 की। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड अप था वो यहां पे आ गया। अब बाकी यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से, ये इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया। अब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अच्छा, पहले हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे, ये वाला, ठीक है। देन एक इलेक्ट्रॉन यहां से पेयर्ड अप हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से, ये भी पेयर्ड अप हो गया। अब यहां पे आपके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे। तो जब तक ये दोनों पहले सिंगली फिल्ड नहीं होंगे, देन पेयर्ड अप नहीं होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे वो आपके पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से होंगे। तो हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले सिंगली फिल्ड होंगे देन पेयर्ड अप होंगे। अब यहां पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अगर हम सारे ऑर्बिटल का कैलकुलेट करें तो 2 आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग ये, 2 सिग्मा बॉन्डिंग ये और 6 सिग्मा बॉन्डिंग ये, यानी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। 2 एंटी बॉन्डिंग में 1s ऑर्बिटल के, 2 एंटी बॉन्डिंग में 2s ऑर्बिटल के, लेकिन 2 एंटी बॉन्डिंग में इस p ऑर्बिटल के आपके पास, तो टोटल हो गए 6। तो 10 - 6/2 यानी 4/2 यू विल गेट द बॉन्ड ऑर्डर 2। और आप देखो इट मींस 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपके पास क्या है, 2। लेकिन यहां पे अगर हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल की बात करें, ये तो था सारे ऑर्बिटल का, लास्ट ऑर्बिटल में हम सिर्फ p ऑर्बिटल की बात करेंगे,
तो यहां देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2, तो 4/2 और 2। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे कि लिक्विड ऑक्सीजन नेचर में पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो यहां पे आप देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल represents that liquid oxygen is paramagnetic in nature। सो लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो नेचर में हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है। अब जो दूसरे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ हम लास्ट ऑर्बिटल की बात करेंगे। 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल में ये कंडीशन सेम होगी आपके पास। ठीक है, तो अब हम आते हैं फ्लोरीन के एग्जांपल में। अब याद रखो इसका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है ये हमें एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। कभी कभी एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि लिक्विड ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, तो हम ये रीजन जो है उसमें फाइंड आउट करेंगे कि ऑप्शन में ये चीज मौजूद है या नहीं। क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए। तो याद रखो इट्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर was explained by molecular orbital theory। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कभी कभी आयंस भी आ जाते हैं, जैसे हम O2 लिखते हैं लेकिन इसमें हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यानी अब O2 में से हमने क्या कर लिया, +2 कर लेते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं। अब जैसे अगर देखो कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर हम नाइट्रोजन को भी देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसमें, पी ऑर्बिटल में, जबकि नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब हमने O2 +2 कर लिया तो ये आपके पास क्या हो गया, रिजेंबल हो गया विथ N2। तो अब N2 को हमने पढ़ा कि N2 नेचर में क्या है, डायमैग्नेटिक। इट मीन जो आपके पास O2 +2 है ये भी आपके पास नेचर में क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम O2 -2 कर लेते हैं इट मींस अब इसके पास आपके पास क्या है। अच्छा, बात दफा कभी कभी सिंपली प्लस भी लिख लेते हैं तो कहते हैं कि हर एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पे O2 सिंपली माइनस लिख लेते हैं, मतलब हर एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये फ्लोरीन जैसा हो जाता है। अब जब ये आपके पास फ्लोरीन जैसा हो गया तो फ्लोरीन भी नेचर में डायमैग्नेट है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, O2 -2, ये भी क्या होगा। अब देखो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन एड या लॉस करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूल से मैच होते हैं। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो ये टोटल आप देखो इसके पास लास्ट शेल की अगर बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन थे पी में, 4 एक नाइट्रोजन के, 4 दूसरे, एक ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के और 4 दूसरे जो है ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के, टोटल कितने हो गए, 8। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसके पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 और 3 हो गए 6। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिए तो इसके पास भी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिजेंबल हो गया नाइट्रोजन जैसा। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ ये फिर रिजेंबल हो जाता है फ्लोरीन जैसा, क्योंकि फ्लोरीन के हर एक पी ऑर्बिटल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मॉलिक्यूल में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मौजूद थे, 2 और आ गए, तो ये क्या हो गए, 10 हो गए। तो ये भी आपके पास नेचर में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर हम फ्लोरीन की बात जो है फ्लोरीन की बात करेंगे F2 की, यहीं पे हम लिख लेते हैं। तो जो फ्लोरीन है आपके पास F2 मॉलिक्यूल, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो यहां आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे, टोटल हो गए 10, 6 तो आ गए यहां पे,
बाकी कितने बचे 4, पहले एक सिंगल सिंगल हो गए। अब फिर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले px में जाएगा, क्योंकि px py pz की एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे जिनकी एनर्जी सेम है। ऐसा कभी भी नहीं होगा पहले इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसमें जाए, क्योंकि ये हाई एनर्जी है, तो पहले ये पेयर्ड अप होंगे देन इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ये 4 ये 10 कंप्लीट हो गए। लेकिन यहां देखो सारे के सारे क्या है, पेयर्ड अप है। जब पेयर्ड अप है, ये फ्लोरीन के लिए है। अब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, पेयर्ड अप है, ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो F2 है इज डायमैग्नेटिक। लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल का हमने कहा जो 1s और 2s है, इसमें 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो हमने उसको कैंसिल कर लिया। अब यहां 6 इलेक्ट्रॉन आ गए बॉन्डिंग में और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए एंटी बॉन्डिंग में। सो 2/2 यू विल गेट द आंसर 1। इट मींस 2 फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास वो है 1, और 2 फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर हम जो है बात करेंगे नियोन की, Ne2 की, जैसे He2 पढ़ा वैसे हमने Ne2, तो अगर हम नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6, तो यहां पे भी एक आ जाएगा, यहां पे भी एक आ जाएगा, तो इसका px भी क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप हो जाएगा। 6 बॉन्डिंग में 6 एंटी बॉन्डिंग में, रिजल्टिंग जो नियोन है 6 बॉन्डिंग में 6 एंटी बॉन्डिंग में और 0/2 और 0। तो याद रखो जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो वो नेचर में आपके पास क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर। चलो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं हीट्रो एटम्स का, कि अगर हमारे पास हीट्रो एटम्स हो तो उनमें आपके पास बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं NO का, एक हम ले लेते हैं CO का। अब फॉर एग्जांपल आप CO का एग्जांपल लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि इसका आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब देखो कार्बन की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 लास्ट ऑर्बिटल, मेन हम इस पे फोकस करेंगे लास्ट ऑर्बिटल में, ठीक है 2p2। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन इनमें सारे के सारे s ऑर्बिटल में बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल लिख लेते हैं। ये आपके पास 2p 2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये आपके पास 2p, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये एनर्जी डायग्राम, ये 2p2 कार्बन का और ये 2p3 आपके पास ऑक्सीजन का। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहां आपके पास py और pz की एनर्जी इस px से क्या होगी, स्लाइटली लोअर होगी। तो हम हमेशा आपके पास इसमें p ऑर्बिटल को हम यहां पे रखेंगे। अब यहां अगर हम देखें तो इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो कितनी होती है, 2। लेकिन जो आपके पास ऑक्सीजन है इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 4। अब यहां देखो 6 इलेक्ट्रॉन और यहां आपके पास कितने, 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, टोटल हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे आपके पास कहां आएंगे, इनमें। रिजल्टिंग आप देखो ये रिजेंबल हो गया नाइट्रोजन की तरह, जिसके p बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके पास कितने जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो 6 बॉन्डिंग में, 0 एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 6/2 क्या आया, 3। इट मींस जो CO है इट हैज अ बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ये बहुत स्टेबल है। जितने एटम का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया CO का। अब अगर हम एक एग्जांपल ले NO का, कि NO का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब देखो नाइट्रोजन के अगर हम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो p ऑर्बिटल है उसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। लेकिन यहां पे अगेन देखो CO में सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये नेचर में हमारे पास क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो नाइट्रोजन का ये p ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में और ये मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग में। तो ये हो गए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2p3, और ऑक्सीजन में कितने हो गए 2p4। अब देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 तो आपके पास आएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में, बाकी बचा एक, वो किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। अब इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन जो NO है ये नेचर में हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाय 2 6 - 1 5/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 2.5। तो याद रखो, यानी जिसका पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इतने स्टेबल नहीं होते बनस्पत उनके जिनमें हमारे पास जो है एग्जैक्टली वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर की। अब अगर हम यहां पे NO+ की बात करेंगे तो NO+ का मतलब है कि अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो NO आपके पास रिजेंबल हो जाएगा नाइट्रोजन की तरह, तो ये रिजेंबल हो जाएगा नाइट्रोजन की तरह, और NO2 आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3, और अगेन ये नेचर में डायमैग्नेटिक होगा। तो ये थे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और हमने इनकी एनर्जी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना सीखा कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर हम, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास कितना हो सकता है। तो हमने उसमें होमो एटॉमिक भी देखे जिसमें सिमिलर एटम थे, और ये एग्जांपल आपके पास हीट्रो एटम के हैं जिसमें 2 डिफरेंट एटम है। एंड मेन एक्सप्लेन जो है हमने चीज एक्सप्लेन की कि व्हाई लिक्विड ऑक्सीजन बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आप इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए इसको, ताकि इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन रही होगी होपफुली वो आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है या बॉन्ड ऑर्डर आपको किसी भी एक मॉलिक्यूल का आपको अगर पूछना है, डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू, एंड वेट कीजिएगा मेरे अपने लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज।